ऑलराइट गाइस, सो करंट अफेयर्स जुलाई पार्ट वन की सीरीज़ लेके आया हूँ मैं। और इस सीरीज़ में मैं जुलाई के सारे करंट अफेयर्स को देखेंगे हम लोग एक सीरीज़ से। और ये पार्ट वन है, मैं इसे कोशिश करूँगा 3 पार्ट में ख़त्म करने का। तो इसमें स्पेशल क्या है? तो स्पेशल ये चीज़ है, जो कभी भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है, जो आप कोई बुक उठाते हैं और करंट अफेयर्स याद करना शुरू करते हैं, जिसको रोट लर्निंग कह लीजिए। और जब जब करंट अफेयर्स की बात आती है तो अक्सर ऐसा होता है एग्ज़ाम के समय में हम वो चीज़ें ध्यान में नहीं ला पाते हैं। कारण ये होता है क्योंकि एक ही सीरीज़ में वो सारे करंट अफेयर्स लिखे होते हैं, तो फिर वो मेमोराइज़ करने में दिक्कत होती है। अक्सर मैंने बच्चों से पूछा है, जो जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जो करंट अफेयर्स आपको पता होता है तो उसका सोर्स क्या होता है? क्या कोई करंट अफेयर्स बुकलेट होता है या फिर आपने कभी न्यूज़ में पढ़ा होता है? तो अक्सर बच्चे ये बताते हैं कि वो न्यूज़ में उन्होंने कहीं पे देखा था, और या फिर कोई ऐसी चीज़ जो उन्होंने बुक में पढ़ी हो और वो न्यूज़ में भी बार-बार आया हो। ठीक है? जैसे आरबीआई के गवर्नर कौन हुए? शशिकांत दास। वो बार-बार न्यूज़ में आया है, तो वो लोगों को याद में रहता है, रिकॉल वैल्यू बहुत ही हाई रहती है, तो ऑटोमैटिकली लोग टिक लगा के आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे न्यूज़ के माध्यम से करंट अफेयर्स करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही जल्दी करेंगे, तेज़ी में करेंगे, ताकि हम अगला पार्ट भी लेके आ सकें। तो शुरू करते हैं। और आपका फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप हमें बताएँगे कि आगे वाली सीरीज़ हम लेके आएँ या नहीं लेके आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जुलाई का ये करंट अफ़ेयर्स है, और सिमिलरली हम लोग बैक डेट में करते चले जाएँगे। जुलाई के बाद मई, और इसी तरीके से अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी करते हुए मूव करेंगे। कोशिश करेंगे जो बीपीएससी एग्ज़ाम से पहले सारी करंट अफ़ेयर्स हम लोग खत्म करके और रिवाइज़ करना शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ है, चाइना लॉन्चेस सेकंड स्पेस स्टेशन मॉड्यूल वेंटियन। आपको पता है जो चाइना अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहा है, और ये उसका सेकंड मॉड्यूल है जिसका नाम वेंटियन है। और ये लॉन्ग मार्च 5B, जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये लॉन्ग मार्च 5B ये रॉकेट है, इसके माध्यम से उन्होंने ये भेजा है। तो ये काफ़ी है इतना जानना, जो या तो ये पूछ सकते हैं जो लॉन्ग मार्च 5B किसके द्वारा, कहाँ का रॉकेट है, कि क्या, तो आप बता सकते हैं चाइना का है, या फिर वेंटियन स्पेस स्टेशन किसके द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, तो चाइना का। स्पेस स्टेशन को लेकर सवाल आते हैं, जो कि हम लोग अभी थोड़ी देर बाद और डिस्कस करेंगे। और इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ है, जो रशिया ने कहा है कि 2024 के बाद वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन त्याग देगा। आपको पता है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और ये यूएस और रशिया द्वारा ज्वाइंटली बनाया गया था, और उसको ऑपरेट करने वाली कंट्रीज़ हैं यूएस, रशिया, कनाडा, यूरोप, जापान, जो सभी मिलके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ये ऑपरेट करते हैं। तो अभी एक तरीके की असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि रशिया ने कहा है जो चलो 2024 के बाद हम यूज़ नहीं करेंगे, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यूएस ने कहा है कि जो 2030 तक इसकी वैलिडिटी है, मतलब तब तक ये काम कर सकता है, उसके बाद ये सोचेंगे नया स्पेस स्टेशन बनाने का। तो उन्होंने सोचा है जो अब ये आधा पार्ट जो रशिया ने बनाया उसको क्या करेंगे, या तो इसको बेच देंगे प्राइवेट प्लेयर को, या फिर यूएस को ही बेच देंगे। तो इसके बारे में अभी थोड़ा सा संशय बना हुआ है, तो हम आपको क्लियर करेंगे। और हाँ, नासा यूएस की स्पेस एजेंसी है, जो आपको पता है, इंडिया का इसरो है, ये भी पता है, और रॉसकॉस्मोस रशिया का है। और सीडीपीओ में एक बार क्वेश्चन पूछा था, जो फ्रांस का स्पेस एजेंसी का नाम पूछा था, और जिसका आंसर फ्रांस था। तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं जो फ्रांस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। आपको पता है श्रीलंका में एक अच्छा खासा टर्मोइल हुआ है, और श्रीलंका आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बेल आउट देख रहा है, और इसके कारण से वहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी थी, काफ़ी कुछ उछल पटल हो गया, पीएम प्रेसिडेंट दोनों को रिजाइन करना पड़ा। तो पीएम बने दिनेश गुणवर्धना, और ये नए श्रीलंका के पीएम हैं। और आप इनको प्रेसिडेंट से कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट हुए रेनिल विक्रमसिंघे। ये रेनिल विक्रमसिंघे हैं, इनसे कंफ्यूज नहीं होइएगा। और आप देख सकते हैं ये है प्राइम मिनिस्टर। तो इनका नाम है दिनेश गुणवर्धना, और इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। उसके बाद अगर पार्टी वगैरह पूछा जाएगा तो बता सकते हैं ये पोडुजना पेरामुना पार्टी के हैं, लेकिन ये नहीं पूछेगा ये। तो ये, हाँ, ये है जो पहले प्रेसिडेंट ने ओथ लिया था, उसके एक दिन बाद प्राइम मिनिस्टर ने ओथ लिया था। आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके का उथल पटल यहाँ भी देखने को मिला है इसराइल में, वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं। अब नए प्रेसिडेंट है येर लेपिड। येर लेपिड, लेकिन आपको बता दें ये केयर टेकर ये हैं, 14th प्राइम मिनिस्टर हैं, और लेकिन ये केयर टेकर गवर्नमेंट को अभी देख रहे हैं। तो ये इसराइल के हैं, इतना काफ़ी इन्फॉर्मेशन, उससे ज़्यादा कोई हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड एडिशन ऑफ वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज एक्स विबिनेक्स विनबैक्स 2022, जो कि हरियाणा के चांदी मंदिर में स्टार्ट हुआ। तो अक्सर इसको लेके सवाल आते रहते हैं। तो सवाल आएंगे, किस तरीके से आएंगे, ये तो पूछ लेंगे ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है या आर्मी एक्सरसाइज है, जिसका आंसर
देने में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये नाम से ही क्लियर रहता है। वी से वियतनाम, आई से इंडिया, बी फॉर बायलैटरल, ए फॉर आर्मी, एक्स फॉर एक्सरसाइज। तो ये आसान रहता है, आप फटाक से आंसर दे सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं। हाँ, कभी-कभी ये क्या करते हैं, ये पूछ देते हैं जी, ये जो एक्स एक्स विन बैक्स हुआ है 2022, ये कहाँ हुआ है? तो आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये चांदी मंडी हरियाणा में है। तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आने लगे हैं, यूपीपीसीएस में देखने को मिले हैं, यूपीएससी में भी देखने को मिले हैं। तो और बीपीएससी में तो मैंने देखा है खुद से, जो मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज या फिर आर्मी एक्सरसाइज पे क्वेश्चन आए थे। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप देख लेंगे। पीएम मोदी लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज इन गुजरात। तो ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। और आपको बता दें, गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्या, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जो कि गुजरात में है। अब यहाँ पे होता क्या है ना, जो बड़े बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, जो फाइनेंस के जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, जो करोड़ों की डील होती है जहाँ पे, तो वो नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होती है, वो अलग से। अब यहाँ पे तो था नहीं कुछ, अभी अब जाके यहाँ पे गुजरात में गिफ्ट सिटी बना है, जहाँ एक तरीके का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़े बड़े बैंक्स जो हैं, जहाँ वहाँ पे अब अपनी ऑफिसेज खोल रहे हैं। और इस कारण क्या है, जो हम लोग सिंगापुर और अदर यूएसए यूके के कंट्री के टक्कर में आ गए हैं फाइनेंशियल मार्केट के संदर्भ में। तो ये एक तरीके की मजबूती प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सीएम टू फ्लैग ऑफ महतरी न्याय रथ फॉर अवेयरनेस अमंग द वुमेन अबाउट देयर राइट्स लॉज। तो आपको पता है, जो वुमेन कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन तो सेंटर में होता है, स्टेट वुमेन कमीशन स्टेट में होता है। तो छत्तीसगढ़ वुमेन कमीशन जो है, उन्होंने स्टार्ट किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के थ्रू महतरी न्याय रथ। इसमें क्या है ना, जो वुमेन से रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं उनको बताए जाएंगे। तो अक्सर लोगों को ये मालूम नहीं होता, जो वुमेन कमीशन का काम महिलाओं के उत्थान में मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होता है उनका। तो महिलाओं को उनके अधिकार की जानकारी भी एक तरीके का वुमेन कमीशन का ही काम है, जिसको अवेयर कराया जाए। तो उसी के संदर्भ में महतरी न्यायार्थ निकाला गया था, और ये हरेली तिहार फेस्टिवल में ये उन्होंने लॉन्च किया था इस चीज़ को। तो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो हरेली तिहार फेस्टिवल कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। और महतरी न्यायार्थ हाल ही में निकाला गया था अवेयरनेस कैंपेन, वो कहाँ का है, तो वो भी छत्तीसगढ़। तो आगे बढ़ते हैं। भारत फोर्ज और टेल्गो जॉइंट वेंचर टू मेक हाई स्पीड ट्रेन। आपको पता होगा, कुछ दिन पहले एक न्यूज़ बना था, व्हाइट कलर की ट्रेन बहुत ही हाई स्पीड रेलवे ट्रैक्स पे चल रही है, एक ट्रायल वर्जन चल रहा था टेल्गो का। टेल्गो स्पेनिश कंपनी है, भारत फोर्ज इंडियन कंपनी है, इन दोनों ने एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है ताकि ये भारत को हाई स्पीड ट्रेन दे सकें। ठीक है। और इनकी ट्रेन काफ़ी लाइट वेट होती है, एल्युमिनियम मेड होती है, काफ़ी लाइट वेट होती है, इसलिए काफ़ी तेज़ चलती है, एरोडायनेमिक होती है और काफ़ी तेज़ चलती है। तो निश्चय ही हम लोग फ्यूचर में देखेंगे अच्छी अच्छे ट्रेन्स, हाई स्पीड ट्रेन्स। देखते हैं क्या होता है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स बीएसएनएल रिवाइवल प्लान वर्थ 1.64 ट्रिलियन। तो ये एक तरीके की सुई लगाई गई है बीएसएनएल को जिंदा करने के लिए। और आपको पता है, जो जियो, एयरटेल और वोडाफोन के कंपटीशन के कारण, जियो के आने के कारण मार्केट में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हुआ है, खासकर टेलीकॉम इंडस्ट्री में। और लेकिन ये सब प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, और ये अपने प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। तो ये वहाँ पे अपने सिस्टम्स लगाते हैं, यहाँ जहाँ पे अपने नेटवर्क बनाते हैं, जहाँ पे इनके पोटेंशियल कस्टमर्स हों। लेकिन बीएसएनएल ऐसा है नहीं, बीएसएनएल सरकारी कंपनी है, और इनका काम ये है, जो गांव-गांव में, देश के सुदूर इलाकों में भी इंटरनेट कनेक्शन मुहैया कराना। तो ये कैसे करेंगे जब खुद कंगाल हो रखे हैं? तो इसके लिए एक तरीके का इंजेक्शन, जिसको रिवाइटलाइजेशन प्लान कहते हैं, उसके तहत में रिवाइवल प्लान हुआ है, और जिसमें 1.64 ट्रिलियन रुपीज़ पंप किए गए हैं बीएसएनएल में, ताकि इनके प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सके। तो बीएसएनएल हैज सेटल्ड विद स्टीप लॉसेस ऑफ ओवर 50,000 करोड़ इन द पास्ट 5 ईयर्स। और आपको पता होगा, बीएसएनएल ने 50,000 करोड़ घाटे का सामना किया है पिछले 5 सालों में। तो फिर उसके कारण सारी मशीनें इनकी पुरानी हो चुकी हैं, और इसके कारण कस्टमर्स इनके चले गए हैं, रेवेन्यू लॉस हुआ है। तो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए एक तरीके का ये रिवाइवल प्लान है। और इससे सवाल कितना बनेगा उसकी जानकारी नहीं है, यूपीएससी में तो बनते हैं ऐसे सवाल। हरियाणा सीएम लॉन्चेज स्मार्ट ई बीट सिस्टम फॉर गुरुग्राम पुलिस। आप देख लीजिए, यहाँ पे पुलिस वाले भाई साहब हैं, जो कि उजला हेलमेट पहन के गाड़ी चला रहे हैं। तो इसमें करना क्या है, क्या जो इसमें मोटरसाइकिल में जीपीएस लगा हुआ है, और ये इन लोग का ऑनलाइन अटेंडेंस लगेगा, इससे मॉनिटर होता रहेगा, जो भाई हमारी मोटरसाइकिल चल रही है, लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो हरियाणा पुलिस का एक तरीके का ये इनिशिएटिव है,
और उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि हिस्टोरिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड हैंड ओवर टू अंडमान एंड निकोबार फॉर लार्जर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। आपको पता होगा जो अंडमान निकोबार का एक आइलैंड है जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड है। पहले ये रॉस आइलैंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका नाम कर दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्यों कर दिया था? क्योंकि आपको पता होगा कि ये आइलैंड पहले जब हमारे यहाँ डच आए थे तो डच लोगों ने रखा था ये आइलैंड। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, उनके पास उसके बाद ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया। उसके बाद आपको पता होगा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक जापानीज़ इन्वेजन हुआ था, और जापानीज़ इन्वेजन के बाद इसका ये हो गया था, मतलब इस पे कब्जा हो गया था जापानीज़ लोगों का, और आज़ाद हिंद हिंद फौज उस समय में गठन हुआ था। तो फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहाँ पे गए थे, दैट्स वाई इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया गया। और हाँ, वहाँ का और वहाँ पे ये एक इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट सोलर लाइट हाउस। वहाँ पे इंडिया का सबसे पहला सोलर लाइट हाउस है। कितना इंपॉर्टेंट है पता नहीं, लेकिन ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कहाँ है, क्या है, रॉस आइलैंड था, तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। Coming back to the another news, Tata delivers quick reaction fighting vehicle unit to the Indian Army। हाल ही में आपको न्यूज़ में ये दिखा होगा, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ ये टाटा ने डिलीवर किया है इंडियन आर्मी को, और काफ़ी ये मजबूत गाड़ी है और गोलियों का प्रभाव नहीं होता है इसमें, माइंस एंटी माइंस वगैरह लगे हुए हैं। तो अगर ये सवाल पूछता है जो क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, ऑप्शंस आर महिंद्रा, अशोका लीलैंड, टाटा। आंख मूंद कर टाटा मार दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, बुरहानपुर ऑफ एमपी मध्य प्रदेश बिकम फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। और इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? तो ये है फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। अब आपको बता दें, जो और भी ऐसे जगह है जैसे गोवा, तेलंगाना, हरियाणा और 3 यूनियन टेरिटरीज जिसमें से अंडमान निकोबार, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड पुडुचेरी, जिनका 100% टैप वाटर कवरेज है, जहाँ पे 100% नल का पानी है। लेकिन सर्टिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहला आता है बुरहानपुर ऑफ मध्य प्रदेश। क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो दिमाग में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया टू सेटअप जॉइंट थिएटर कमांड्स फॉर ट्राई सर्विसेज। जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने ये बताया है जो अब हम लोग जॉइंट थिएटर कमांड्स या फिर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स फॉर तीनों सर्विसेज, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों को मिला के थिएटर कमांड्स तैयार करेंगे। जो कि और अगर अब सवाल ये उठता है जी ये थिएटर कमांड्स होता क्या है, तो फिर आप समझ जाइए, जो किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन को बैटल एक्टिविटीज, बैटल फील्ड में डिवाइड करने के लिए थिएटर कमांड्स के थ्रू डिवाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है, तो पहले क्या होता था, जो एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया या फिर नेवी हो गया, इनका अपना अपना थिएटर कमांड होता था, ठीक है। और लेकिन अब ये लोग इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का सोच रहे हैं, ताकि एक कमांड से तीनों मोबिलाइज हो सके। और इसमें खर्चा ज़्यादा होता है, क्योंकि एक कमांड से तीनों मोबिलाइज हो जाते हैं, तो इसमें खर्चे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आजकल ये बहुत ही ज़्यादा चलन में है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में आया था थिएटर कमांड, ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा प्रचलित हुआ था, पहले भी था। और चाइना आजकल इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है थिएटर कमांड्स में, तो अब भारत भी इसमें अपने कदम डाल रहा है। आगे बढ़ते हैं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, फ्लैग कोड अमेंडेड टू अलाउ 24/7 यूज ऑफ ट्राई कलर अहेड ऑफ हर घर तिरंगा कैंपेन। तो आपको बताना है कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कब आया था, तो इसका ऑप्शन है 1947, 1950, 1951, 2002। तो चलिए मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में आया था। तो हाल ही में ये न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि आपको पता होगा कि होम मिनिस्ट्री ने एक कैंपेन लॉन्च किया था, हर घर तिरंगा कैंपेन, जिसमें हर घर पे तिरंगा लहराने का था। तो अब आपको पता है जो खादी के जो झंडे होते हैं, हमारा झंडा जो होता है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के हिसाब से वो खादी का होना चाहिए, लेकिन उनको पता था जो खादी इंडस्ट्री इतना डिमांड फुलफिल कर ही नहीं पाएगी ताकि हर घर पे झंडा हो, तो उन्होंने उसको पॉलिएस्टर में कन्वर्ट किया। जब चलिए कोई बात नहीं, ये पॉलिएस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस पहले था जो आप एक लिमिटेड टाइम फ्रेम तक ही झंडा फहरा सकते हैं, लेकिन अब उसको 24/7 कर दिया गया था, यानी कि आप कभी भी फहरा सकते हैं, आप कभी भी आपके झंडा फहराता रहेगा आपके घर, नाइट में भी रहेगा, पहले ऐसा नहीं था।
और आपको पता होगा जो अगर इफ़ इन केस अगर तिरंगे का अगर इंसल्ट होता है तो इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 है, ठीक है, जिसमें दिए गए हैं निर्देश किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसकी सज़ा के भी प्रावधान है उसमें मेंशन है। तो इसके लिए हमने एक डिटेल शॉर्ट वीडियो बनाया जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो आप जाके चैनल पे जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी मुर्मू 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी हैं और फर्स्ट ट्राइबल वुमन टू होल्ड ऑफिस। मयूरभंज जिले की हैं, उड़ीसा के मयूरभंज जिले की हैं, और इससे पहले झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं। और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो कोई ट्राइबल महिला प्रेसिडेंट बनी है। और ये कब बनी है? तो 25 जुलाई 2022। बीपीएस की एक, अब इसको खासियत कहें या खामियां कहें पता नहीं, ये डेट्स बहुत पूछता है, तो फिर आप दिमाग में रखिएगा ये चीज़ को। ये 25 जुलाई 2022, ठीक है। और 15वीं प्रेसिडेंट, तो ये दिमाग में रखने वाली चीज़ है। फर्स्ट आपको जैसा मैंने बता दिया क्या है, और बाकी कुछ है नहीं। हाँ, कौन से ट्राइब से आती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बॉर्न इन अ संथाली ट्राइबल कम्युनिटी, 3-4 चीज़ें हैं जो काफ़ी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और इससे पहले वो गवर्नमेंट टीचर थी और गवर्नमेंट क्लर्क थी। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट है। ट्राइब इंपॉर्टेंट है, संथाली ट्राइब है, कितना एज है। और हाँ, और आपको बता दें, और यंगेस्ट हैं, 64 ईयर्स की हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये गवर्नर ऑफ झारखंड जैसा कि मैंने बताया। तो ये सब चीज़ें हैं जो अपने दिमाग में रखिएगा, और ये काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। Himachal Pradesh becomes the first state in the country to connect all registered commercial vehicles equipped with VLTD and ERSS. VLTD क्या होता है? तो Vehicle Location Tracking Device with Emergency Response Support System. तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। अब क्या होता है ना, जैसे आपकी कमर्शियल व्हीकल्स में सामान जाते हैं, अब कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, उसके लिए जीपीएस की ट्रैकिंग काफ़ी ज़रूरी है। तो उसके लिए वीएलटीडी हो गया, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। और पैसेंजर्स जो होते हैं बस में, उनको अगर कोई भी किसी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो उसके लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS लगा हुआ है, जिसमें एक लाल रंग का पैनिक बटन होता है, उसको आप दबाएंगे तो सीधा 112, जो कि इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, पुलिस का है या फिर जो भी है सरकार का है, उस पर वो कॉल चला जाता है। तो ये काफ़ी बेहतरीन कदम है, और भी स्टेट्स को इसके बारे में सोचना चाहिए, ये अच्छा कदम है। पीएम मोदी टू इनॉग्रेट भारत ड्रोन महोत्सव 2022, इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, जो कहाँ हुआ था? प्रगति मैदान, उसके बाद कुछ नहीं है इसमें। इंडियाज फर्स्ट एवर डिजिटल लोक अदालत टू बी हेल्थ इन महाराष्ट्र, राजस्थान। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। अगर ये सवाल उठता है कि जो देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोक अदालत कहाँ हुआ है, तो इसका आंसर है राजस्थान। किसके द्वारा किया गया था? ये इनॉग्रेट किया गया था, तो चीफ जस्टिस यू ललित, जो अभी हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। हालांकि ये बहुत ही नया करंट अफेयर्स है, तो कितना आएगा पता नहीं, लेकिन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पूछा जाए जो लोक अदालत कहाँ लगा है, तो ये लगा था यहाँ पे राजस्थान में। तो जुपिटस विच क्लेम्स टू बी द वर्ल्ड फर्स्ट जुपिटस जस्टिस टेक्नोलॉजी कंपनी इज सेट टू होस्ट द इवेंट। ये आप याद रखिएगा। अब ये सवाल उठता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा क्यों लेना पड़ा? तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा जुडिशरी काफ़ी ओवरबर्डेंड है, बहुत सारे केसेस हैं पेंडिंग है, बहुत सारे अंडर ट्रायल्स जेल्स में बंद हैं। तो एक तरीके से, और जितने जज होने चाहिए हमारे देश में प्रति व्यक्ति पे, उतने नहीं है, उस पर बहुत ज़्यादा ओवरबर्डेंड है। तो निश्चित ही अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आता है, तो बहुत सारी चीज़ों में सहायता मिलेगी, और कहीं ना कहीं बर्डन को थोड़ा कम करने में सहायता तो ज़रूर मिलेगी। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबको पता है, यूपीएससी में इससे रिलेटेड सवाल भी आ चुका है। आते हैं केरला। केरला द फर्स्ट स्टेट टू बिट्स विद इट्स ओन इंटरनेट सर्विस गेट आईएसपी लाइसेंस। तो आपको पता होगा, जो हमारे देश में NOFN नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क चल रहा है, जिसको भारत नेट भी अब कहते हैं, बार बार उसके नाम चेंज होते जा रहे हैं, और डेडलाइन भी बढ़ते जा रहे हैं। मकसद ये है जो पूरे देश को इंटरनेट सर्विस से कनेक्ट करना, हर गाँव को, सुदूर इलाकों को भी ऑप्टिकल फाइबर को से कनेक्ट करना। जो भी हाल में हमने न्यूज़ देखा है, जो BSNL को का रिवाइवल प्लान 1.64 लाख करोड़ का किया गया था। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अपनी जो इंटरनेट सर्विस को एक तरीके का फंडामेंटल राइट मानते हैं, और उस पर खुद काम करना चाहते हैं। केरला इज अमंग देम, और उन्होंने अपना खुद का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस ले लिया है। और ये ऐसा नहीं है जो केरला ने ही लिया है, लेकिन पहला स्टेट है जिसके पास लाइसेंस है। और भी स्टेट है जिसका अपना इंटरनेट है, जिसमें आंध्र प्रदेश हो गया। देखिए अब यहाँ पे मेंशन है, लेट अस टेल यू दैट आंध्र प्रदेश ऑल्सो हैज़ इट्स ओन इंटरनेट कंपनी एंड नेम्ड आंध्र प्रदेश स्टेट फाइबरनेट लिमिटेड।
बट इट ऑफर्स पेड इंटरनेट पैकेज। आंध्र प्रदेश की जो फाइबर नेट कंपनी है वो पेड पैसे लेके इंटरनेट पैकेज प्रोवाइड करती है। हालांकि केरला कहती है जो हम ज़रूरतमंदों को और गरीब तबके के लोगों को फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये काम की न्यूज़ एक तरीके से है, बाकी और कुछ है नहीं। जागृति गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो जागृति मैस्कॉट लॉन्च किया है और कंज्यूमर अवेयरनेस टुवर्ड्स देयर राइट्स। कंज्यूमर अवेयरनेस को लेके यूपीएससी में सवाल आते रहते हैं, जैसे बीआईएस हॉलमार्क्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और इस तरीके के सवाल आते रहते हैं। फूड के पैकेज पे क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं, तो यूपीएससी में आते हैं और धीरे धीरे ये पैटर्न बीपीएससी में और अदर स्टेट सिविल सर्विसेज में भी देखने को मिला है। तो ध्यान में रखते हुए जागृति, ये जो महिला हैं इनका नाम है जागृति, ये मैस्कॉट हैं, ये हमें बताएंगी कि जागो ग्राहक जागो, मतलब क्या क्या ग्राहक को क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए। ठीक है, तो और यही है और कुछ नहीं। जागृति नाम याद रखिए महिला का, और कुछ नहीं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वाराणसी बिकम्स द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ। तो आपको पता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 8 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हमारे इकोनॉमिक और सिक्योरिटी वेलफेयर को देखती है। एक तरीके का ग्रुप है जो इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी वेलफेयर पे काम करता है, जिसमें चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया है। ठीक है, बेसिकली सेंट्रल एशियन कंट्रीज और पाकिस्तान एंड इंडिया है। तो आपको ये बताना है जो एससीओ का पार्ट हमारा देश भारत और पाकिस्तान कब बने थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट लॉन्चेस जूट मार्क इंडिया लोगो टू प्रमोट जूट प्रोडक्ट्स। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। आपको पता है प्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ रहा है, वहाँ पे जूट का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब गवर्नमेंट ने एक जूट मार्क इंडिया लोगो लॉन्च किया है, जिसमें क्यूआर कोड रहेगा, जिसको आप स्कैन कीजिएगा तो पता चल जाएगा जो ये जूट का बैग या फिर जो भी जूट की सामग्री है वो किसने बनाई है। तो ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है जूट को प्रमोट करने के लिए। और इसके अपार्ट फ्रॉम दैट इस न्यूज़ में कुछ है नहीं। NRTI in Gujarat remained as गति शक्ति विश्वविद्यालय गेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी टैग। ठीक है, अब आपको ध्यान में होगा जब CDPO में ये क्वेश्चन पूछा था, जो देश की पहली रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ बनी, तो वडोदरा गुजरात में। तो अब उसका नाम गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया है। ठीक है, और उनको आपको पता है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी टैग है उसके पास। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको दिमाग में रखिएगा। और हाँ, आपको बता दें जब CDPO का ये भी एग्ज़ाम हुआ था तो काफ़ी करंट उस समय में ये चीज़ था, तो ध्यान में रखिएगा। अभी अगर एग्ज़ाम होने वाला है तो ऐसा नहीं है जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है अब नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है। उस समय भी काफ़ी करंट ही माना जाता था इस चीज़ को, तो दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देवघर एयरपोर्ट, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स देवघर एयरपोर्ट एंड अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन झारखंड। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी देवघर एयरपोर्ट पे आए थे। उसमें कोई खास न्यूज़ है नहीं, बस थोड़ा सा पैकेज देके गए थे जिसको महाविकास प्रोजेक्ट कहते थे। 16,800 करोड़ का पैकेज वहाँ पे उन्होंने उसके लिए फाउंडेशन ले किया था, और जिसमें एम्स हो गए, फिर वहाँ पे और भी चीज़ों पे इन्वेस्ट किया था। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे इनॉग्रेटेड द देवघर एयरपोर्ट एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ महाविकास प्रोजेक्ट वर्थ 16,800 crore. The Prime Minister also dedicated the inpatient department and operation theatre at AIIMS Devghar to the nation. ठीक है, तो यही है, कुछ खास न्यूज़ नहीं है, बस सबको पता ही होगा ये सब चीज़ें। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेह एयरपोर्ट इज़ बीइंग बिल्ट एज इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट का। और आपको पता होगा जो लेह का जो एयरपोर्ट है वो बन रहा है, अभी बना नहीं है, जो फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट होने जा रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कार्बन न्यूट्रल क्या होता है, जो मतलब कार्बन का उत्सर्जन कम करना या फिर किसी तरीके से उसको सब्स्टिट्यूट कर देना, उसी को कार्बन न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है, और दिस सिस्टम वर्क्स बाय एक्सचेंजिंग द हीट बिटवीन द एयर एंड द ग्राउंड एज इट हीट पंप्स आर यूज फॉर स्पेस हीटिंग एंड कूलिंग एज वेल एज वाटर हीटिंग। तो आगे बढ़ते हैं। परिमाण जियो पोर्टल फॉर एनसीआर मेड पब्लिक। आपको पता है जो एक तरीके का जियो पोर्टल है जिसका नाम परिमाण है, और ये आम पब्लिक के लिए भी खोल दिया गया है। ये एक्चुअली में नेशनल कैपिटल रीजन के एरियाज जो हैं उसमें दिखाना है और किस तरीके से उस एरिया को डेवलप किया जाए। और ये किसने किया है, तो इन्होंने किया है श्री हरदीप सिंह पुरी ने, जो कि चेयरमैन है NCRPB और यूनियन मिनिस्टर हैं किसके, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और इसमें कोई खास न्यूज़ नहीं है। आफ्टर गैप ऑफ 2 years खर्ची फेस्टिवल इन त्रिपुरा रिटर्न्स। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ऐसे सवाल अक्सर यूपीएससी और बीपीएससी में पूछे जाते हैं। और खर्ची का मतलब होता है, खर का मतलब होता है पाप, ची का मतलब धोना, ये पाप धोने वाला फेस्टिवल है।
और ये 2 साल बाद कोरोना के कारण बीच में रुक गया था और अब ये फिर से स्टार्ट हो गया। कहाँ हुआ है? तो त्रिपुरा, अगरतला में। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर इसमें 14 देवी देवताओं की पूजा होते हैं, जिसमें सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, शिवा, दुर्गा, कार्तिकेय, ब्रह्मा, गणेश, गंगा, अग्नि, हिमाद्री, पृथ्वी, समुद्र और कामदेव। बस और कुछ है नहीं। अगला न्यूज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये राहुल नार्वेकर के बारे में है, यंगेस्ट स्पीकर इन द कंट्री। आपको पता है कि महाराष्ट्र में सरकार का उलटफेर हुआ है, जहाँ पे अब उद्धव ठाकरे को हटा के शिंदे जी बन चुके हैं चीफ मिनिस्टर। और वहाँ पे जो अभी स्पीकर आए हैं वो यंगेस्ट, ना कि गुजरात में, ना ही गुजरात में ओनली, ये पूरे देश के यंगेस्ट स्पीकर हैं राहुल नार्वेकर। शायद 40-45 साल के हैं, बहुत ज़्यादा ज़्यादा के हैं नहीं, 40-45 साल के हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 न्यूज़ है। पहला न्यूज़, इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट नाउ ऑपरेशनल इन तेलंगाना। तो तेलंगाना में ये ऑपरेशनल हो चुका है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो 100 मेगावाट, ठीक है, जिसमें 20 मेगावाट कॉमर्शियल कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कहाँ पे है? तो ये जगह याद रख लीजिएगा, ये है रामागुंडम इन पेडपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। किनका प्रोजेक्ट है? एनटीपीसी का। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। आपको बता दें, बीपीएससी अक्सर ऐसे सवाल पूछता है, जैसे इंडियाज फर्स्ट हो गया या फिर वर्ल्ड का फर्स्ट हो गया, इन सब पे इनका ज़्यादा फोकस होता है, तो ऑटोमेटिकली ये इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। आगे बढ़ते हैं। और इसी से रिलेटेड, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट टू बी बिल्ट, अभी बना नहीं है, इन द इंडियन स्टेट। कहाँ पे? एमपी में है ये, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी होने वाली है 600 मेगावाट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तेलंगाना में और इसमें नहीं, क्योंकि ये ओमकारेश्वर डैम पे बन रहा है, नर्मदा रिवर पे, जो कि अभी बन ही रहा है। और जैसे ये बन जाएगा तो ये 600 मेगावाट का वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हो जाएगा। और आपको पता होगा कि भारत और फ्रांस ने एक 2016 में एक न्यूज़ आया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो उन दोनों ने शुरू किया था, जिसमें अदर कंट्रीज़ को भी सोलर एनर्जी के बारे में प्रमोट करने को बनता को प्रमोट करने के लिए वो बनाया गया था, एक तरीके का अलायंस बनाया गया था। हालांकि भारत अपने टारगेट को फुलफिल करने में काफ़ी पीछे रह गया था, लेकिन जब ये बनेगा तो निश्चित ही एक तरीके से बहुत बड़ा बूस्ट होगा हमारे सोलर एनर्जी कैपेसिटी में। तो ये था भाई पार्ट 1। और आप हमें बताना है जो ये कैसा रहा आपके लिए, और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इसी तरीके से अशोका सिविल सर्विस में जुड़े रहिए। और इसका पार्ट आप चाहते हैं पार्ट 2 भी लेके आएँ, जिसमें हम स्पोर्ट्स के इवेंट्स कवर करेंगे। पार्ट 3 में ओबिचुरीज और अवार्ड्स वगैरह भी कवर करेंगे। आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, जिसमें भारत का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा था, तो उसको भी डिस्कस करना बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अक्सर जब भी आप न्यूज़ पढ़ें तो कोई रोड मेथड से ना पढ़ें, हमेशा न्यूज़ के मेथड से पढ़ें, ताकि आपको दिमाग में पिक्चर्स देख के रिकॉल वैल्यू हाई रहे, आपको ऑटोमेटिकली आपका टिक लगेंगे, क्योंकि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो आधे घंटे में हमने जुलाई के करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। अब 2 पार्ट बचे हुए हैं, जिसमें स्पोर्ट्स के इवेंट्स और ऑबिचुरी अवार्ड्स वगैरह सब और भी कुछ बचे हुए इवेंट्स को कवर करने हैं। आपको कैसा लगा ये ज़रूर इस कमेंट्स में फीडबैक दीजिएगा, ताकि हम इससे भी बेहतरीन कर सकें आपके लिए। और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।